नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और उसको अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला लोकसभा में, तब से उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल भाजपा को तलाश है नए साथियों की, कि जिससे वो लोकसभा में कम से कम, और राज्यसभा में तो हमेशा से रही है, लेकिन राज्यसभा में उसकी स्थिति दिनों दिन ठीक होती जा रही है। लोकसभा में उसकी स्थिति बेहतर हो, और उसके लिए समस्या केवल ये नहीं है कि उसका स्पष्ट बहुमत नहीं है। समस्या ये है कि छोटी छोटी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी मुश्किल पैदा कर रही हैं। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर चिराग पासवान ने जो स्टैंड लिया, सिर्फ 5 सांसद हैं उनके, उस पार्टी ने जो कहा, जो स्टैंड लिया, वो सहयोगी दलों में जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने वैसा स्टैंड नहीं लिया। लेकिन अब समस्या ये है कि ये छोटी पार्टियां जो हैं ये जाति पर आधारित पार्टियां हैं। इनको अपनी जाति की राजनीति से ही ये हैसियत मिली हुई है, इसलिए वो जाति का मामला जहां भी आता है तो वो उनका रुख बदल जाता है। वो नेशनल पर्सपेक्टिव में या राष्ट्रीय परिदृश्य के हिसाब से फैसला नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे तो एनडीए का बहुमत है लोकसभा में, कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। और जो 2 बड़े सहयोगी दल हैं, जेडीयू और टीडीपी, दोनों की ओर से कोई ऐसी शर्त नहीं रखी गई है, कोई ऐसी मांग नहीं की गई है जिसको केंद्र सरकार पूरा ना कर सके या भारतीय जनता पार्टी मान न सके। तो उधर से कोई समस्या, जो उम्मीद की जा रही थी कि सबसे ज़्यादा समस्या इन्हीं 2 पार्टियों की ओर से आ सकती है, और विपक्ष भी सारी उम्मीद इन्हीं 2 पार्टियों से थी कि मोदी की तीसरी पारी को अस्थिर करने का काम यही 2 पार्टियां करेंगी। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तक तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी भाजपा चाहती है कि वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करे। अब नए कहाँ से आए सहयोगी, ये बड़ी मुश्किल है। लोकसभा में जो स्थिति है, संख्या है, उसके हिसाब से भाजपा के लिए नए सहयोगी दल खोजना मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी का तो सवाल नहीं उठता। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के बाद जिसका नंबर है समाजवादी पार्टी, वो भी असंभव है। 2 पार्टियों पर ऐसा लग रहा है कि भाजपा की नज़र है। एक टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की। तृणमूल कांग्रेस भाजपा के साथ नहीं आने वाली, भाजपा का साथ नहीं देने वाली, भाजपा के समर्थन में नहीं आने वाली, गठबंधन में नहीं आने वाली। इस बारे में भाजपा को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और तृणमूल कांग्रेस में भी ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो भाजपा के साथ उनको जाना पड़े वो जाए। तो फिर सवाल है कि भाजपा चाहती क्या है। भाजपा चाहती है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाकर चले, और तृणमूल कांग्रेस और ख़ासतौर से ममता बनर्जी की जो राजनीति है, और उसमें भी विशेष रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर उनकी जो चिढ़ है, उससे भाजपा का काम आसान होता हुआ दिख रहा है। अभी जो कोलकाता का कांड हुआ है, उस पर राहुल गांधी को मजबूरी में ही सही बयान देना पड़ा। इससे ममता बनर्जी और ज़्यादा चिढ़ी हुई। इस संकट के समय में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं हुई। तो कांग्रेस पार्टी अब ये उम्मीद नहीं कर सकती कि उसके संकट के समय में ममता बनर्जी उसके साथ खड़ी होंगी। तो बीजेपी के लिए दुश्मन के खेमे में फूट पड़ जाना, ये भी एक तरह से मददगार साबित हो रहा है। तो जो एनडीए अलायंस बना है 27 पार्टियों का विपक्ष की, उनमें ममता बनर्जी तीसरे नंबर की पार्टी हैं लोकसभा में विपक्षी दलों में। पहले नंबर पर कांग्रेस है 99 सीटों के साथ, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है 37 सीटों के साथ, और तीसरे नंबर पर टीएमसी है 29 सीटों के साथ। इसलिए बीजेपी को लगता है कि अगर तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी से या जो इंडी गठबंधन के बाकी दल हैं उनसे अलग कर दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मामलों में आसानी हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच की जो फॉल्ट लाइन है, जो दरार है, उसको और चौड़ा किया जाए, और भाजपा इसकी हर संभव कोशिश कर रही है। और ये ममता बनर्जी भी चाहती है। वो कांग्रेस का साथ किसी हालत में नहीं चाहती, खास तौर से राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का साथ तो बिल्कुल नहीं चाहती। तो ऐसे में एक आसानी तो ये बीजेपी के लिए हो गई है कि संकट के समय तृणमूल कांग्रेस का विरोध करने के लिए
भाजपा के काम आ सकती है, सीधे नहीं परोक्ष रूप से। दूसरी पार्टी जिस पर नज़र है बीजेपी की वो है तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसकी सरकार है राज्य में और जिसने बाकी पार्टियों का, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन था लोकसभा चुनाव में, और बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन द्रमुक जो है वो बीजेपी के साथ आ जाएगी, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ गया है। पहले ये स्थिति हो सकती थी आज से 8-10 साल पहले, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में द्रमुक की सीधी चैलेंजर बन गई है। उसका वोट शेयर बढ़ा है, भले ही उसको सीट एक भी न मिली हो, लेकिन बहुत सी सीटों पर नंबर 2 आई है पार्टी। और इस समय तमिलनाडु में अगर कोई चुनौती है द्रमुक के लिए, एम.के. स्टालिन के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, अन्ना द्रमुक नहीं है। अन्ना द्रमुक धीरे धीरे गिरावट की ओर जा रही है, उसका जनाधार खिसक रहा है, उसका संगठन कमज़ोर हो रहा है, नेतृत्व नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है जो पैन स्टेट लीडर जिसको कहा जा सके। इन सब कारणों से भारतीय जनता पार्टी का उभार होता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी को के अन्नामलाई के रूप में एक आक्रामक और जनाधार वाला नेता मिल गया है जो प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन अभी 18 अगस्त को एक कार्यक्रम हुआ चेन्नई में। करुणानिधि का शताब्दी वर्ष मना रही है द्रमुक, बड़े धूमधाम से मना रही है। उसने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि करुणानिधि के सम्मान में एक सिक्का जारी किया जाए। केंद्र सरकार तैयार हो गई, उसके लिए कार्यक्रम रखा गया 18 अगस्त को चेन्नई में। उसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए, तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अन्नामलाई थे और केंद्रीय नेता एल मुरुगन जो तमिलनाडु के ही हैं वो भी मौजूद थे उस कार्यक्रम में। और उसमें राजनाथ सिंह ने करुणानिधि की बहुत प्रशंसा की कि देश के सबसे सम्मानित नेताओं में से थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का एक प्रशंसा पत्र भी पढ़ा गया उस कार्यक्रम में। अब ये बड़े सामान्य सी बात है, भारतीय जनता पार्टी तो इतनी दिलदार पार्टी है कि जिसके खिलाफ होती है, जिसकी आलोचना करती है। जिन शरद पवार की पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी कहा, उन शरद पवार को पद्म विभूषण दिया। जिन मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलवाई और उनकी हत्या करवाई, उनको भी पद्म विभूषण दिया। तो इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष पर अपनी पार्टी के लोगों से ज़्यादा मेहरबान रहती है। तो अगर करुणानिधि के सम्मान में या उनकी प्रशंसा में कुछ कहा तो ये बड़ी कोई जो है अनहोनी बात नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर इसका बड़ा विरोध हुआ जो बीजेपी समर्थक हैं उनके बीच में। विरोध का कारण बड़ा सीधा है। उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में एंटी द्रविडियन पॉलिटिक्स का विकल्प बनकर उभर रही है। वो द्रविड़ पॉलिटिक्स के खिलाफ है। तो इसलिए जो है द्रमुक से किसी भी तरह का रिश्ता, सार्वजनिक रूप से कहीं भी साथ, ये उसके इस स्टैंड को, उसकी सोच को, इसकी नीति को कमज़ोर करते हैं। तो उनका कार्यकर्ता यानी भाजपा का कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं चाहता कि भाजपा के राष्ट्रीय नेता या राज्य के नेता किसी भी कार्यक्रम में किसी भी वजह से द्रमुक के नज़दीक दिखाई भी दे। उनको लगता है कि हमारा जो एंटी द्रविड़ पॉलिटिक्स का प्लैंक है वो इससे कमज़ोर पड़ता है। लेकिन केंद्रीय राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति की ज़रूरत है भाजपा को कि कोई एक पार्टी कुशन के रूप में उसके साथ रहे। मैंने शुरू में ही कहा कि द्रमुक जो है बीजेपी के साथ नहीं जाने वाली, न तो सरकार में शामिल होगी, न एनडीए में शामिल होगी, न इस सरकार को समर्थन की घोषणा करेगी। फिर बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा? अपने कार्यकर्ताओं को भी नाराज़ करके क्या फ़ायदा होगा? हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को राज्य की राजनीति की उपेक्षा करके उसने विरोधी पार्टी का साथ दिया हो। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन भाजपा जो चाहती है, भाजपा का बल्कि कहें राष्ट्रीय नेतृत्व जो चाहता है कि अगर हमारे सामने मुश्किल घड़ी आए, खासतौर से राज्यसभा में, तो द्रमुक का रुख हमारे प्रति आक्रामक ना हो। वो हमारे पक्ष में वोट भले न दे,
हमारे खिलाफ वोट न दें, यही हमारे लिए मदद हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनसे संबंध अच्छे हों। और करुणानिधि के बारे में अगर सिक्का जारी करने से, एक कार्यक्रम में शामिल होने से ऐसा हो जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो उससे एमके स्टालिन की नाराज़गी, हालांकि राजनाथ सिंह ने जो कहा वो किसी भाजपा नेता कार्यकर्ता के गले नहीं उतरेगा। कहा कि करुणानिधि ने कभी क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं की। अरे करुणानिधि की सारी राजनीति क्षेत्रवाद पर थी। हिंदी का विरोध उनकी राजनीति का मुख्य आधार था। अलगाववादी जो राजनीति किसी ने चलाई देश में, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, तो वो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, डीएमके है। और एक आतंकी संगठन एलटीटी से संबंध के कारण करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त किया जा चुका है केंद्र सरकार द्वारा 1991 में। उसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। किस तरह से गवर्नर ने रिपोर्ट देने से मना कर दिया था। सुजीत सिंह बरनाला थे गवर्नर, उन्होंने रिपोर्ट देने से मना कर दिया कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसके बावजूद, गवर्नर की रिपोर्ट न होने के बावजूद, करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। और कांग्रेस पार्टी जो आज द्रमुक के साथ है, उसने गुजरात सरकार से समर्थन इस बात पर वापस ले लिया कि राजीव गांधी की हत्या में द्रमुक के लोगों का हाथ था। उसमें कहीं ना कहीं एलटीटीई को समर्थन था। इसी आरोप में सरकार गिरा दी और मध्यावधि चुनाव में देश को झोंक दिया। तो आज वही कांग्रेस डीएमके के साथ है, गठबंधन में है, राज्य में सरकार में है, और केंद्र में जो गठबंधन बना है राष्ट्रीय, उसके साथ है। और भारतीय जनता पार्टी प्रशंसा कर रही है। तो राजनीति की मजबूरी क्या क्या करवाती है, ये आप देख लीजिए। आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं आपको और देखने को मिल सकती हैं। जो कुछ हुआ 18 अगस्त का जो कार्यक्रम था, वो जाहिर है कि कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। लेकिन कांग्रेस के पास कुछ ऐसा है नहीं कि वो कुछ कर सके, क्योंकि केंद्र में उसकी सत्ता है नहीं और राज्य में वो जूनियर पार्टनर है डीएमके की। राज्य में उसकी जो भी हैसियत है राजनीतिक, वो डीएमके के कारण है। तो वो डीएमके को आंख दिखाने की या सवाल करने की हैसियत में नहीं है। इसी का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। वहाँ भी वो चाहती है कांग्रेस और डीएमके के बीच में एक दरार पैदा हो। वो दरार ऐसी हो कि उनका संबंध टूटे न टूटे, लेकिन वो हर मुद्दे पर आंख बंद करके कांग्रेस के साथ खड़े ना हो। कांग्रेस का साथ नहीं देंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी का कई मामलों में काम चल जाएगा। इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को तलाश है कुछ और ऐसी पार्टियों की, जो अभी कम से कम अभी तो फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि ऐसा कौन हो सकता है। लेकिन डीएमके पर भारतीय जनता पार्टी की मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा नज़र है, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा संभावना नज़र आती है। एमके स्टालिन के सामने इस समय एकमात्र लक्ष्य है अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करना, उनको अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना। तो ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि केंद्र सरकार से झगड़ा मोल लेकर वो अपनी राजनीति चलाएं। तो 2026 तक ये तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, ये सिलसिला चलता रहेगा। अब द्रमुक कितना पास आएगी कहना मुश्किल है, लेकिन क्या कांग्रेस से दूर होगी, ये एक सवाल है, एक संभावना है जिसकी तलाश भाजपा कर रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।